हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आरएम पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के पोल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। ये इस वीडियो का इंट्रोडक्शन होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान है वो हमें किस तरह की कौन कौन से अधिकार देता है और साथ ही साथ किस तरह से उनको लागू किया जाता है, और न्यायपालिका का हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण में क्या भूमिका है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हमारे राज्य है उसको राज्य के नीति निर्देशित तत्व द्वारा कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जैसा कि आप पहले चैप्टर में देख चुके हो कि जो हमारा संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ था, कि उसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कराया गया था। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे सरकार होगी उसकी संरचना कैसी होगी, यानी कि उसके अंदर एक न्यायपालिका होगी, एक कार्यपालिका, एक विधायिका होगी, और उन अंगों के बीच आपस में जो संबंध होगा, अंतर संबंध होगा, वो कैसा होगा, उनकी शक्तियों में क्या होगा, चेक एंड बैलेंस होगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो बैलेंस करके चलेंगे, किसी की शक्ति ज़्यादा ऊपर नहीं होगी, ना किसी की ज़्यादा नीचे होगी। साथ ही हमने देखा था कि सरकार क्या करती है, जो संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश भी लगाता है। अब वो अंकुश लगा रहा है, यानी कि किसी न किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए। लोकतांत्रिक शासन जब स्थापित हो पाएगा जब लोगों को वहाँ पर जो अधिकार हैं वो दिए जाएंगे, अन्यथा जो वहाँ की सरकार होगी वो लोगों पे ही अत्याचार करेगी। तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में इसको ध्यान में रखते हुए हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारी डेफिनेशन अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार बेहक होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अगर हम किसी सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, और उस मांग को सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है और वो उचित मांगें होती हैं, और राज्य जब उन पर क्या कर देता है, मोहर लगा देता है, यानी कि उनको स्वीकार कर लेता है, तो वो क्या बन जाते हैं, एक अधिकार बन जाते हैं। तो इसी तरह की मांग समय समय पर उठती रही है और नए नए अधिकार बनते भी रहे हैं। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो हमारे अधिकारों को ऑलरेडी जानते थे, क्योंकि जो हमारा देश उपनिवेश था उस टाइम इन अधिकारों के बारे में पहले ही पता चल गया था कि लोगों को क्या क्या अधिकार होने चाहिए। उनकी मांग बहुत तेज़ी से उठी थी। इसकी जो सबसे पहली मांग थी 1928 में, जो हमारी मोतीलाल नेहरू समिति थी उसके द्वारा अंग्रेज़ों के समक्ष उठाई गई थी कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके लिए एक अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया जाए, जिसके अंदर उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। उसके बाद जब संविधान सभा जब बैठी और संविधान का निर्माण शुरू हुआ, तो उन संविधान सभा में जब ये अधिकार लाए गए तो उनको निर्विवाद उनको अपनाया गया, क्योंकि सभी लोगों को पता था ये अधिकार जो हैं वो पहले से ही लोगों द्वारा मांग की जा रही है। तो चलिए दोस्तों हम दो एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि अधिकारों का इतना महत्व क्यों है। तो अगर आप पहले एग्जाम्पल पे देखोगे तो इसमें 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे उसके बारे में बताया गया है। एशियाई खेलों में क्या था कि जब बाहर से लोग जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं वो किसी देश में आते हैं तो वहाँ स्टेडियम्स का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही साथ जो वहाँ पर कई सारे फ्लाईओवर्स होते हैं जो ताकि वाहन वहाँ से व्हीकल आ जा सकें, अच्छे से स्मूथली रन हो सकें, और वहाँ जब लोग बाहर से आएंगे तो उस देश की तारीफ़ करें, इसके लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जब एशियाई खेल होने वाले थे उससे पहले क्या हुआ कि सरकार क्या करती है, कुछ ठेकेदारों को अनेक फ्लाईओवर्स और स्टेडियम बनाने का काम सौंपती है। अब वो इनको ठेका दे देती है, तो वो ठेकेदार क्या करते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती करते हैं, जिसके अंदर मज़दूर होते हैं और मिस्त्री होते हैं। मज़दूर जो वहाँ पर काम करते हैं, मिस्त्री वो भी होते हैं। लेकिन इनके जो कामकाज की दशा होती है बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। दैनिक इसमें आधार पे होती है कि इनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। इनसे काम तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, 8-8 घंटे से ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन उनको जो मजदूरी दी जा रही है बहुत ही न्यूनतम जो मजदूरी होती है उससे भी कम दी जा रही है। जब इसके बारे में एक सामाजिक वैज्ञानिक की टीम को पता चलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर एक याचिका दायर करते हैं। अब याचिका क्या होती है कि आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में उसके अधिकार की मांग के लिए क्या कर सकते हैं, उसके जो हमारी जनहित याचिका होती है उसको दायर कर सकते हैं। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसको मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कई सारी रिटें जारी करता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि याचिका दायर करने पर जो न्यायालय है उसमें क्या दलील दी गई। तो उसके अंदर ये बताया गया कि जो ठेकेदार हैं वो मज़दूरों को बिल्कुल उनसे बेगार वसूल रहे हैं। बेगार वसूलने का मतलब है उनसे बेगार करा रहे हैं, पैसों के बगैर काम करा रहे हैं। बेगार एक तरह से बंधुआ मज़दूर के बराबर हो जाती है। तो जब ये उनको पता चला और इसके ऊपर जब छानबीन हुई तो न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और कहा कि सरकार को निर्देश दिया कि इन हज़ारों मज़दूरों को क्या करा जाए,
उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है या फिर जो तय मजदूरी थी वो दिलाई जाए, और साथ ही साथ जो कामकाज की दशा है उसमें सुधार किया जाए। तो ये जो है वो पहला हमारा जो उदाहरण है जिसके अंदर क्या हो रहा था, उन लोगों का शोषण हो रहा था। तो हमें जो अधिकार दिए जाते हैं जो उसमें एक होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका उल्लंघन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अभी हम इसको भी बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किन किन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर लोगों का मतलब बेगार कराई जा रही है, उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, जिससे क्या हो रहा है उनके शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये तो जब सामाजिक वैज्ञानिकों ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो उनको वो अधिकार मिले। अब देखो एक दूसरी जो कहानी है उसके अंदर क्या होता है कि एक मचल लालुंग होता है जो कि असम का रहने वाला है। असम में एक चुबरी नामक गांव है जो कि मडगांव ज़िले में पड़ता है। अब ये जब 23 वर्ष का होता है तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक कारण बताया जाता है कि इसने किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। अब इसके मुकदमे के लिए इसको न्यायालय ले जाया जाता है। न्यायालय में पता चलता है कि जो मानसिक रूप से ये अस्वस्थ है। जब ये अस्वस्थ होगा तो ना ही तो ये कोई गवाही सही से दे पाएगा, इसकी गवाही मान्य नहीं होगी, और साथ ही साथ ये अपने बचाव में कोई भी तर्क नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या करा जाता है, इसको एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ पर इसे कैदी के रूप में इसका इलाज होता है। और जब ये सही हो जाता है तो स्वस्थ होने पर जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो जेल अधिकारी को क्या करते हैं, सूचित करते हैं चिट्ठी लिखकर कि आपका जो मरीज़ था, आपका जो कैदी है वो ठीक हो गया है, अब उसको आप ले जाइए और उसके ऊपर केस चलाइए। अब मुकदमा चलाने की बात दूर, वो उस पर क्या करते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। जबकि जेल अधिकारी को 2 बार चिट्ठी लिखी जाती है, 1967 में और 1996 में। अब ध्यान नहीं देने की वजह से जो मचल लालुंग होता है वो वहीं पर जेल में सड़ते रहता है बिना किसी मुकदमे को चलाए। अब क्या होता है कि कुछ सालों बाद एक मानव अधिकार आयोग की टीम होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जगह जगह देश में कैदियों का निरीक्षण कर रही होती है कि जेल में कैदियों के क्या हालात हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ये उनका काम होता है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, इसके बारे में भी हम एक डिटेल में एक इसके ऊपर पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे क्या है, कैसे स्थापना हुई, कौन कौन इसके अंदर होता है। फिलहाल आप समझिए कि इसका काम होता है कि जो हमारे देश में किसी का मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा हो, उनकी सुरक्षा देखभाल करते हैं। तो ये जब निरीक्षण कर रहे होते हैं तो उनको भी मचल लालुंग के बारे में पता चलता है। तो जब जाके ये मचल लालुंग के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है तब ये जाके कहीं स्वतंत्र हो पाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये स्वतंत्र होता है तो वो सन होती है 2005। अब 2005 में जब ये स्वतंत्र होता है तो इसकी उम्र हो चुकी होती है 77 वर्ष, यानी कि 77 वर्ष का हो चुका होता है। इस वर्ष ये 23 वर्ष से 77 वर्ष के बीच ही करीब 54 वर्ष कहाँ रहा, जेल में रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो जीवन था वो पूरी तरह से जेल में बीत गया। अब जेल में जीवन बीतने की वजह से और साथ ही साथ उसको स्वतंत्रता का क्या हुआ, उसकी स्वतंत्रता बाधित हुई, उसको कहीं भी जाने नहीं दिया गया, जेल में बंद करके रखा गया। तो यहाँ पर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसका हनन हुआ। तो ये भी एक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। ये हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 अधिकारों के जो हनन हो रहे थे वो दिखाया गया है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, अगर ये अधिकार इन नागरिकों को नहीं दिए होते तो क्या होता, ये ऐसे ही जेल में सड़ते रहता और वहाँ पर क्या होता, जो मज़दूर थे उनको ऐसे ही बेगार उनसे वसूली जाती रहती। इसीलिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में हमारे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहुत पहले से ही डाल दिए गए थे। इनके अधिकार मतलब ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके जो महत्व हैं उसको हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसी टाइम पहचान लिया था कि हमें ये मौलिक अधिकार अपने संविधान में डालने हैं। इसीलिए हमारे जो संविधान है उनमें हमारे संविधान में मुख्य रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 6 रह गए हैं। एक कौन सा हटा है वो भी हम डिटेल में करेंगे कि संपत्ति के अधिकार को किस तरह से हटा दिया गया। तो जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उसके अंदर हम इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ संविधान में दिए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार है जिसके अंदर हम समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये सभी जो हमारे मौलिक अधिकार है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।